हाय वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। आज ये जो इनिशिएटिव है ये बेसिकली करंट अफेयर जो साल भर के करंट अफेयर हैं जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उनसे कुछ एमसीक्यूज हैं। 5 एमसीक्यूज आई विल ट्राई टू पुट अप इन द नेक्स्ट फ्यू डेज फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन फॉर द प्रीलिम्स। जो भी करंट अफेयर इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मुझे पर्सनली फील होते हैं जो प्रीलिम्स में आने के जिनके अच्छे चांसेस हैं जिनमें से क्वेश्चन उनमें से उन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वी विल बी डिस्कसिंग इन एमसीक्यू एंड वी विल बी डिस्कसिंग देयर सॉल्यूशन। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग एसएमआर। The first point it is the first option is it is a method to produce shale oil from deep sea ocean, and the second option is the process do not release carbon monoxide or carbon dioxide in any form and thus is environment friendly. So इसमें से हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन विल बी राइट, whether it is one only, two only, both one and two are correct or neither one and two nor two is correct. सबसे पहले तो स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग जो प्रोसेस होती है दैट इज अ प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नॉट द शेल ऑयल बट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। सो शेल ऑयल की प्रोसीजर या स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस में क्या होता है, मीथेन को स्टीम स्टीम मतलब वाटर जो वेपर फॉर्म में है, सो स्टीम को मीथेन के साथ कंबाइन किया जाता है जिसमें इनका रीऑर्गेनाइजेशन होता है एंड द रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड and 3H2 that is hydrogen. So this is basically a process for the production of green hydrogen or hydrogen for the purpose of use in as fuel. So हमारे first option क्या है, it is a method to produce shale oil from deep sea ocean, so this is wrong. The second process is the process do not release carbon monoxide. तो ये हमने देख लिया कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है और स्लाइट अमाउंट में CO2 का भी प्रोडक्शन इसमें होता है। दैट इज वाई नाइदर वन नॉर टू इज आर करेक्ट and that is why the answer is D. So this is our first MCQ. The second question relates to Space Liability Convention. So consider the following statements regarding the Space Liability Convention of 1972. The first option is the launching states are liable for the damage caused by their space object both on the surface of the earth and in space. And the second option is the convention does not hold the launching states responsible for the space junk crashing back to earth. These are the two options given. So the what our question is कि which of the above statements are correct. इन दोनों में से ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं ये हमको फिगर आउट करना है. So pause the video, just decide your own answer if you have read about Space Liability Convention, and then move forward with our solution which we are going to discuss. So इसमें हमारा आंसर जो है क्या होगा वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले इसलिए स्पेस लाइबिलिटी कन्वेंशन ऑफ 1972 ये बोलता है कि अगर किसी स्टेट ने कोई लॉन्च ये मिसाइल या रॉकेट लॉन्च किया है तो उसकी जो डेब्रीज हैं अगर वो किसी दूसरे स्टेट की जुरिस्डिक्शन में आके फॉल होते हैं और फॉल होने के बाद वो वहाँ पे कोई डैमेज क्रॉस करते हैं तो उस डैमेज के लिए वो जो कंट्री जिसने ये रॉकेट या मिसाइल लॉन्च की थी दैट विल बी लायबल टू पे लॉसेस और डैमेज टू द कंट्री. मतलब कंपेंसेशन यहाँ पे करना पड़ता है उस कंट्री को जो भी डैमेज हुआ है उसके लिए. The second option is the convention does not hold the launching states responsible for space junk crashing back to earth. So this statement is also right because ये debris जो आ रही हैं ये debris आने के कारण जो डैमेज हो रहा है उस कंट्रीज के लिए उस डैमेज के लिए जो कंट्रीज होती हैं उनको स्पेस कन्वेंशन के अंदर में कंपेंसेशन देना पड़ता है. बट देर इज नो सच लॉ या फिर देर इज नो सच रूल अंडर द स्पेस कन्वेंशन जो ये डेब्रीज हैं उनका किसी दूसरी जुरिस्डिक्शन में जाके अनरिस्ट्रिक्टेड जो एंट्री है या फिर जो जाके मतलब बिना ऑथोराइज्ड अनऑथोराइज्ड जो एंट्री है किसी दूसरी नेशनल जुरिस्डिक्शन में उस अनरिस्ट्रिक्टेड या अनऑथोराइज्ड एंट्री को प्रिवेंट नहीं करता है. मतलब रूल प्रोहिबिट नहीं करता या रूल कोई भी रूल स्पेस कन्वेंशन के अंदर में ऐसा कोई भी रूल नहीं है जिसके अंदर में किसी एक कंट्री की डेब्रीज दूसरे कंट्री में फॉल ऑफ नहीं हो सकती. सो दैट इज व्हाई डू नॉट होल्ड रिस्पॉन्सिबल टू एनी कंट्री फॉर स्पेस जंक व्हिच इज क्रैशिंग बैक टू अर्थ. सो इसके अकॉर्डिंग both 1 and 2 will be the right option and that is the correct answer will be C. उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन पे. So third question में there have been some bilateral military exercises which have been given here
जो इंडिया के साथ, इंडिया की दूसरी कंट्रीज के साथ कंडक्ट होती है. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज अल नजा 4, दैट इज इराक, इंडिया इराक. सबके सामने आप इंडिया लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में. द सेकेंड मिलिट्री एक्सरसाइज इज वेंडेक्स दैट अकर्स बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम. द थर्ड एक्सरसाइज इज नोमैडिक एलिफेंट दैट अकर्स बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. एंड द फोर्थ एक्सरसाइज इज गरुण शक्ति और दैट इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया. सो हमको इंडिया के साथ चार मिलिट्री, इंडिया जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस दूसरी कंट्रीज के साथ कंडक्ट करता है, इस मैच द कॉलम में ये चार कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं और उनकी रिस्पेक्टिव एक्सरसाइजेस के नाम दिए हुए हैं. एंड वी विल हैव टू फिगर आउट कि इनमें से कौन सी एक्सरसाइज सही मैच हुई है एंड कौन सी नहीं हुई है. दैट इज हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर मैच्ड करेक्टली और नॉट. सो हमको ये बताना है. सो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर प्रीलिम्स से काफी ज्यादा न्यूज आने लगे हैं. प्रीलिम्स में एक नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है जिसमें रेदर देन मूविंग ऑन टू एलिमिनेशन कि हम एलिमिनेशन लगा पाए, हमको डायरेक्टली फिगर आउट करना पड़ता है कि कितने पेयर सही मैच हैं और इसमें एलिमिनेशन का रोल नियरली खत्म हो जाता है. सो बी केयरफुल इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो देख लेते हैं कि इसमें से कितने पेयर मैचिंग सही हैं. सबसे पहला जो एक्सरसाइज है अल नजा 4, ये इंडिया एंड ओमान के बीच में कंडक्ट होता है, नॉट बिटवीन इंडिया एंड इराक. सेकेंड इज विनबैक्स एक्सरसाइज जो होती है ये इंडिया और वियतनाम के बीच में होती है, मतलब क्वेश्चन में व्हाट वाज गिवन इज राइट. The third is nomadic elephant is conducted between India and Mongolia, not between India and Sri Lanka. And the fourth is Gadu Shakti is conducted between India and Indonesia. So this option is right. So हमारे अगर देखा जाए आंसर के अकॉर्डिंग तो ये वाली दो एक्सरसाइजेज जो हैं, ये दो एक्सरसाइजेज सही मैच हैं. That is why our answer will be only two pairs or option B is correct. Then we move on to the fourth question. The question is related to Azadi Sat satellite. So हमारा क्वेश्चन ये है, फर्स्ट ऑप्शन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आज़ादी सेट सैटेलाइट. सो आज़ादी सेट इज अ सैटेलाइट मिशन with the vision to encourage government school children with a basic understanding and knowledge of space. And the second option is the mission is an all women mission and is in line with this year's UN theme Women in Space. तो फर्स्ट ऑप्शन ये बोलता है कि आज़ादी सेट जो है, ये सैटेलाइट मिशन जो है, ये आज़ादी सेट क्या है पहले हम ये देख लेते हैं. आज़ादी सेट सैटेलाइट मिशन के अंदर में देयर इज एन एम कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट स्कूल में जो गर्ल चाइल्ड हैं उनको स्पेस सेक्टर में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में प्रमोट करना चाहती है. और इस सैटेलाइट प्रोजेक्ट के अंदर में 8th to 12th क्लास तक के कुछ सिलेक्टेड बच्चों को सिलेक्ट करके उनको रॉकेट या सैटेलाइट, बेसिक सैटेलाइट जो होती हैं, छोटी या बेसिक रॉकेट होते हैं, उनको बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी. और एक सैटेलाइट बना के, छोटी सी सैटेलाइट बना के स्पेस लाइन जो है, मतलब लास्ट लाइन ऑफ अवर एटमॉस्फेयर है जो स्पेस से बाउंड्री या जंक्शन बनाती है, वहां तक वो सैटेलाइट जाएगी. सो ये आज़ादी सेट सैटेलाइट मिशन है. ये मिशन जो है नीति आयोग ने यूएन के कोलैबोरेशन में लॉन्च किया था टू प्रमोट वुमेन इन STEM sector, science, technology, engineering, medicine sector. So this mission is an all women mission जो यूएन की इस साल की थीम जो है वुमेन इन स्पेस उससे डील करता है या उससे मैच करता है. सो उस अकॉर्डिंग ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी सही है और सेकंड ऑप्शन भी सही है. एंड इसलिए हमारा जो आंसर है दैट बिकम्स सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट ऑप्शंस. Then we move on to our last question, that is consider the following statements regarding hybrid electric vehicles HEV. So hybrid electric vehicles क्या होते हैं? ऐसे electric vehicles जिसमें जो normal conventional engine होता है वो और electric engine या electric motor दोनों के दोनों फिट होते हैं, दोनों के दोनों इंजन फिट होते हैं. तो लेट्स मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन. इसमें हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में हमको तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं. द फर्स्ट ऑप्शन इज दे यूज बोथ एन इंटरनल कंबशन इंजन, पेट्रोल और डीजल इंजन जिसको हम बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स. सो दिस ऑप्शन इज राइट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया. द सेकंड ऑप्शन इज अ पैरेलल HEV यूजेस ओनली द इलेक्ट्रिक मोटर टू ड्राइव द व्हील्स while the ICE, that is internal combustion engine, powers the generator which in turn recharges the battery. सेकेंड ऑप्शन ये बोल रहा है कि पैरेलल टाइप ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं ये सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर्स का ही यूज करते हैं व्हील्स को ड्राइव करने के लिए, जबकि इनके अंदर में जो ICE या इंटरनल कंबशन इंजन होता है ये बैटरी को रिचार्ज करता है. द थर्ड ऑप्शन इज सीरीज HEV, जो सेकेंड टाइप ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है. A series HEV based on drive condition
uses the best power source to power the vehicle। ये थर्ड ऑप्शन बोलता है। थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग सीरीज एचईवी वो एचईवी होते हैं जो आईसीई या इलेक्ट्रिक मोटर में से किसी एक को चूज करता है एक टाइम पे टू रन द कार। सो हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सिंस हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल उनको बोलते हैं जिनमें इंटरनल कंबशन इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर्स दोनों ही होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब दो चीजों का कॉम्बिनेशन। तो ये तो ऑप्शन सही है। नाउ वी कम टू पैरेलल एंड सीरीज एचईवी। तो हम देख लेते हैं पैरेलल एंड सीरीज एचईवी क्या होते हैं। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है सीरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल और एक होता है पैरेलल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सीरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्योरली इलेक्ट्रिक मोटर पे चलते हैं। मतलब ये पूरे टाइम आप जितनी भी दूर जर्नी करोगे ये पूरे टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक मोटर पे ही चलेंगे। बट इनके अंदर जो इंटरनल कंबशन होता है, इलेक्ट्रिक मोटर किससे चलती है, बैटरी से। और बैटरी को रिचार्ज करना पड़ता है सो दैट इट कैन हेल्प कीप कंटिन्यूसली रनिंग एंड जनरेटिंग एनर्जी फॉर योर कार टू रन। सो इस बैटरी को रिचार्ज कौन करता है, तो उसके लिए अलग से एक इंजन जो हमारा कन्वेंशनल इंजन होता है, पेट्रोल डीजल इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, ये कंटिन्यूसली बैटरी को रिचार्ज करता रहता है और ये बैटरी जो है इलेक्ट्रिक मोटर को रन करती रहती है और इंटरनल हमारा जो व्हीकल है वो व्हीकल इट कीप्स ड्राइविंग। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिड व्हीकल is known as series electric hybrid electric vehicle. Then there is second kind of electric vehicle, hybrid electric vehicle, जिसको बोलते हैं parallel HEV। parallel HEV किस फंक्शन पे काम करता है, आपकी जो कार है, आपकी जो ड्राइव है, आपका जो व्हीकल है, ये व्हीकल में दोनों इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन भी और इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड इंजन भी। जब आपकी कार को लगता है कि किसी पर्टिकुलर रोड पे, किसी पर्टिकुलर जगह पे आपकी कार इंटरनल कंबशन इंजन पे जब चलेगी तो ज़्यादा एफिशिएंटली चलेगी, ज़्यादा एवरेज देगी, तो उस केस में वो इंटरनल कंबशन इंजन पे शिफ्ट हो जाती है कार चलना। मतलब पेट्रोल एंड डीजल के बेस पे चलने लगती है फ्यूल पे। और जब उसे लगता है कि वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे पेट्रोल एंड डीजल इंजन कम एफिशिएंसी देगा, इलेक्ट्रिकल इंजन ज़्यादा एफिशिएंसी देगा, तो वो इमीडिएटली इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है, इलेक्ट्रिक सिस्टम होती है, उस पर स्विच कर जाता है और इंटरनल कंबशन इंजन को यूज करना बंद कर देता है। तो ये ऑल्टरनेटली एक दूसरे सिस्टम में शिफ्ट होता रहता है कंटिन्यूसली बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द ड्राइविंग एंड द कार। तो ये दो टाइप के हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल देख लिए, दैट इज सीरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड पैरेलल इलेक्ट्रिक व्हीकल। सीरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक मोटर पे ही चलता है एंड इंटरनल कंबशन इंजन जो होता है ये कंटिन्यूसली सिर्फ बैटरी को सिर्फ रिचार्ज करने का काम करती है। और पैरेलल इलेक्ट्रिक व्हीकल दोनों मोड्स पे शिफ्ट होता रहता है, इंटरनल कंबशन इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर पे ऑल्टरनेटिवली शिफ्ट होती रहती है कार को रन करने के लिए। सो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। हमारे क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन में ये था कि पैरेलल एचईवी यूजेस ओनली द इलेक्ट्रिक मोटर टू ड्राइव द व्हील या कार, which is obviously wrong। जैसा कि हमने देखा this is the concept of series vehicle and the third option is a series HEV based on driving condition uses the best power source to power the vehicle। best power source मतलब या तो इलेक्ट्रिक मोटर को यूज करेगी एक टाइम पे या फिर उसको स्विच करके आईसीई में शिफ्ट कर लेगी। तो सीरीज एचईवी ऐसा नहीं करता, ये पैरेलल एचईवी का काम है। मतलब यहाँ पे पैरेलल और सीरीज एचईवी के जो नाम है वो उनके फंक्शन से स्विच कर दिए हैं एंड दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। सो उस अकॉर्डिंग हमारा सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन राइट है एंड दैट इज वाई इसका आंसर विल बी वन ओनली, दैट इज ए। सो ये थे हमारे आज के 5 MCQ। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक इन द वीडियो एंड टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन टेलिंग मी कि आप ये इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू रखना चाहेंगे या फिर नहीं। मैं कुछ और MCQ करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर MCQ लेके आऊँगा जरूर आपके लिए फॉर द पर्पज ऑफ प्रीलिम्स रिविजन ऑफ करंट अफेयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।